आखिरकार कीमा छोड़ रही हैं। सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। लायनेट हुकर की तलाश एक नए सुराग और संकेतों के साथ करीब 2 महीने बाद फिर शुरू होती है, जब उनके पति ने कहा था कि वो समुद्र में लापता हो गई थी। और अब ब्रायन हुकर की कहानी जांच के घेरे में है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैं अंजनीत लेवी हूँ और ये है लॉ एंड क्राइम। लायनेट हुकर के परिवार व दोस्तों के लिए ये 8 हफ्ते बेहद पीड़ादायक रहे। माँ, बेटी और पत्नी लापता हैं और उनके पति ब्रायन हुकर पुलिस की जांच के दायरे में हैं, हालांकि उन पर कोई आरोप नहीं है। 5 अप्रैल को ब्रायन हुकर ने बताया कि वो और उनकी पत्नी लायनेट अलग हो गए थे जब वो उनकी डिंगी से गिर गईं और धार में बह गईं। उनके पास उनकी नाव सोलमेट की चाबियां भी थीं। आखिरकार कीमा छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है हम जा रहे हैं। सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। ये जोड़ा सेलबोट पर रहता और नौकायन पसंद करता था। उन्होंने अपने रोमांच टिकटॉक, द सेलिंग हुकर्स और यूट्यूब पर साझा किए। मेक्सिको की खाड़ी पार करने का दूसरा दिन। उन्होंने नौकायन, स्कूबा डाइविंग और पैडल बोर्डिंग की। चार अप्रैल को हुकर्स बहामास के सी ऑफ अबाको में नौका विहार कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि ब्रायन हुकर ने कहा लिनेट से अलग होने के बाद उसे पैडल मारकर किनारे लौटना पड़ा और मदद बुलानी पड़ी। ब्रायन को लिनेट की गुमशुदगी में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन बहामियन अधिकारियों ने बिना आरोप रिहा कर दिया। ब्रायन हुकर ने लिनेट की गुमशुदगी में गलत हरकत से इनकार किया है। ये बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं। संदेशों से पता चला कि ब्रायन हुकर ने दोस्तों को बताया था कि जब वो और लिनेट अलग हो गए थे तब क्या हुआ था। एक दोस्त ने लिखा, क्या हमने अभी अभी आप दोनों को खबरों में देखा? एबीसी वर्ल्ड न्यूज ने बताया कि लिनेट नाव से गिर गई थी। हुकर्स ने जवाब दिया, हाँ, मुझे डर है ऐसा ही हुआ। वो डिंगी से गिर गई थी और सेलबोट की ओर लौटते समय समुद्र काफी उथल पुथल भरा था। हवा मुझे दूर ले गई और वो सेलबोट की ओर तैरने लगी। हम दोनों जल्दी एक दूसरे से ओझल हो गए क्योंकि सूरज डूबने वाला था। मैं बहती रही और अगले 7 घंटे तक एक चप्पू से नाव चलाने की कोशिश करती रही, जब तक कि मैं बहते बहते पास के अगले द्वीप के पीछे वाले किनारे तक जा पहुंचा और वहां से मुझे कुछ मदद मिल गई। आखिरकार हम अब भी तलाश कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी खबर ली। खबरों में आना बहुत बड़ा बोझ है और कुछ मिनट पहले ही मुझे पहली बार किसी समाचार संगठन का फोन आया था। दोस्त ने कहा, आप हमारी दुआओं में हैं। हुकर ने जवाब दिया, धन्यवाद दोस्त, हमारा परिवार अभी नर्क जैसे हालात में है। खोज और बचाव दल ने बताया कि आज कई जगह खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वे कल फिर प्रयास करेंगे, पर बुधवार को तूफान है। ब्रायन हुकर ने एक दोस्त को फोन किया था जिसकी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन थी। वो असल में बस डिंगी से उछल कर गिर गई थी जब हल्की सी आंधी आई थी। करीब 20 नॉट की तेज हवाएं चल रही थीं और शायद 3/4 या आधा मील की दूरी पर डिंगी तक लौट रही थी। हम में से कोई लाइफ जैकेट नहीं पहना था। सूरज ढल रहा था और उसके गिरने के लगभग 10 मिनट बाद ही सूरज पूरी तरह से डूब गया। क्या हमने उसकी चाबी उसके साथ ही नहीं ले ली थी? क्योंकि वो किसी भी चीज या किसी भी इंसान से जुड़ी नहीं थी और उसके पास उसके ड्राई बैग में डिंगी की एक्स्ट्रा चाबी थी जो उसके साथ ही थी। लिनेट की बेटी कार्ली आइल्सवर्थ शुरू से ही अपने सौतेले पिता की कहानी पर संदेह करती थी। उसने अप्रैल में लॉ एंड क्राइम से बात की थी। मुझे लगता है कि उनके पास सिर्फ यही सबूत है कि रिश्ते में पहले आई समस्याओं को लेकर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं और अभी के लिए ये सब बस सुनी सुनाई बातों जैसा है। असली सबूत की जगह मुझे नहीं पता कि दादी या माँ की दोस्त के पास और सबूत हैं या नहीं, क्योंकि माँ ने मुझसे रिश्ते की समस्याओं पर ज़्यादा बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ कहा था कि उनका रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहा है। मैंने कोस्ट गार्ड को भी ये बात बताई थी जब हमने बात की थी, और मैंने कहा था कि उनका रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है और जब वे शराब पीते हैं तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। तो मुझे बस इस बात की चिंता है कि उसने पहले भी धमकियां दी थी।
मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि कहीं उसका गुस्सा उस पर हावी होकर उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसे वह वापस नहीं ले सकता। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ये एक अकस्मात हादसा था या नहीं, इससे पहले कि मैं सोचूं कि मेरी शंकाएं सही हैं। कार्ली एल्सवर्थ ने कहा कि ब्रायन हुकर शराब पीकर हिंसक हो सकते थे। मैंने उसकी दूसरी दोस्तों से सुना कि उसने कहा कि उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं, क्योंकि जब वो गुस्सा होते हैं तो वो डरावने और हिंसक हो सकते हैं। मैंने उसे किसी को पूरी ताकत से मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो गले पर हाथ डालता है और गला दबाता है। तो हाँ, और आपने ये देखा है? मैंने उसे पहले भी अपनी बेटी के साथ ऐसा करते देखा है। ऐसा लगता है कि कार्ली एल्सवर्थ अपने सौतेले पिता की बातों पर विश्वास नहीं कर रही हैं और यूएस कोस्ट गार्ड भी नहीं। 14 मई को कोस्ट गार्ड ने घोषणा की कि जांच इकाई के एजेंटों ने हुकर सेलबॉट सोलमेट को जब्त कर लिया है। कोस्ट गार्ड ने तस्वीरें पोस्ट की जिसमें एजेंट सोलमेट को आपराधिक जांच में जब्त करते दिखे। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि नाव को फ्लोरिडा के मेलबर्न तट से 40 समुद्री मील दूर निगरानी और अवरोधन अभियान के दौरान जब्त किया गया। ये 14 मई को हुआ था और अब लगभग 2 हफ्ते बाद CBS न्यूज एक सूत्र के हवाले से कह रहा है जिसे जांच की जानकारी है कि ब्रायन हुकर की कहानी उन सबूतों से मेल नहीं खा रही है जिन्हें जांचकर्ताओं ने इकट्ठा और विश्लेषण किया है। CBS न्यूज के अनुसार बहामास के अधिकारियों ने कोस्ट गार्ड को अबाको सागर के उस क्षेत्र में खोज की अनुमति दी है जहां पहले खोज नहीं हुई थी। जब सोलमेट से मिले GPS डेटा ने वो कहानी बताई जो ब्रायन हुकर की बताई कहानी से अलग थी। NBC न्यूज ने बताया कि गोताखोरों ने ब्रायन हुकर की सूचना पर अबाको सागर के गलत क्षेत्र में खोज की। अब गोताखोर सोलमेट से मिले GPS डेटा के आधार पर सही क्षेत्र में लौटने की योजना बना रहे हैं। मैंने कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। एक प्रवक्ता ने आपराधिक जांच का हवाला देते हुए टिप्पणी से इनकार किया। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं फोरेंसिक गोताखोर एलेक्स बियर को बुलाना चाहती हूं। उन्होंने पहले भी पानी के नीचे आपराधिक मामलों में खोजबीन की है। एलेक्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूं। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें जो नई जानकारी मिल रही है उस पर आप क्या सोचती हैं? समाचार रिपोर्टों के अनुसार कोस्ट गार्ड को GPS डेटा में ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि ब्रायन हुकर की कहानी GPS डेटा से मेल नहीं खा रही है। समाचार रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उनकी बातों के कारण गलत इलाके में खोजबीन की गई थी। अब वे वापस जाकर लगभग 25 फीट पानी के नीचे एक और इलाके में खोजबीन करेंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे कोई हैरानी नहीं है। CGIS यानी कोस्ट गार्ड जांच सेवा बहुत शानदार काम करती है। वे बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे हैरानी नहीं कि उन्होंने गड़बड़ियां पाईं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जानकारी निकाल ली। मुझे लगता है ये सवाल हमेशा रहा है और जांच का केंद्र भी। अब जब उनके पास है तो मुझे कोई हैरानी नहीं। मुझे नहीं लगता कि समय में देरी उनकी मदद कर रही है। आप जानते हैं, हमें लगता है कि घटना को 2 महीने हो चुके हैं। यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, बल्कि उनके लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। और यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। लाइनेट के गायब हुए 8 हफ्ते हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि पानी इतना उथल-पुथल था जैसा कि ब्रायन हुकर ने दावा किया कि वो उनसे अलग हो गई, तो आप जानते हैं वो पानी के नीचे चली गई होंगी। मान लीजिए भगवान ना करे वो डूब गई और पानी के नीचे चली गई। वो डूबकर नीचे तक चली जाती और फिर किसी समय आप जानते हैं प्रकृति अपना काम करती है। हमें संक्षेप में बताइए कि जब कोई डूबता है, खासकर जब समुद्र या सागर में लहरें तेज होती हैं, तो क्या होता है? हाँ, एक प्रक्रिया होती है जिसे बॉडी रिफ्लोट कहते हैं, जहां आमतौर पर डूबने वाला व्यक्ति या जो कोई भी नीचे तक डूब जाता है या जो भी मामला हो, जब वो नीचे चला जाता है तो आखिरकार शरीर सड़ने लगता है। और इसमें जो कारक भूमिका निभाते हैं वे हो सकते हैं शरीर का प्रकार, उन्होंने क्या खाया था, कौन से कपड़े पहने थे, पानी का तापमान, पानी की गहराई। बहुत सारे कारक होते हैं जो यह तय करते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होगी। अगर पानी गहरा हो तो वे शायद ऊपर ना आ पाएं,
क्योंकि शरीर सरने पर गैसें बनती हैं जो आपको फिर तैरने लायक बना देती हैं। एक निश्चित गहराई पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसे मात नहीं दी जा सकती। यह गहराई पर निर्भर करता है। अगर 25 फीट है तो पर्याप्त गहरा नहीं है। बहामास में गर्म पानी में समय भी ज्यादा नहीं रहेगा और इसमें शव भक्षण यानी जानवरों और वन्य जीवों की गतिविधियों जैसी चीजों का हिसाब नहीं लगाया गया है जो वहां भोजन कर सकते हैं या शायद और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उस पर भी असर पड़ सकता है। मेरे लिए जो दिलचस्प है वो यहाँ की समय रेखा है। 14 मई को कोस्ट गार्ड ने घोषणा की कि उन्होंने सोलमेट को जब्त कर लिया है और अब हम उसके 2 हफ्ते पूरे होने के करीब आ रहे हैं। हम अभी 2 हफ्ते पार कर चुके हैं और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके पास जीपीएस डेटा है जो दिखा रहा है कि ब्रायन हुकर की कहानी जीपीएस डेटा से मेल नहीं खा रही है। तो वे अब दूसरे इलाके में तलाश करेंगे। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार बहामास सरकार ने कोस्ट गार्ड को अनुमति दे दी है कि वे वापस आएं, गोताखोरों को भेजें और किसी और इलाके में तलाश करें। जरूर। तो मुझे यकीन है कि वे उस नाव पर हर चीज की जांच कर रहे हैं। सोलमेट। पहले एक और रिपोर्ट आई थी कि नाव पर एक इंफ्रारेड कैमरा था जिसकी जांच की गई हो सकती है। मेरा मतलब है, मैं मानती हूँ कि ये नावें हर तरह के उपकरणों से लैस हैं जो लगातार डेटा रिकॉर्ड करते हैं। फिर आपके पास ब्रायन हुकर का फोन भी है जो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। हाँ, मेरा मतलब है इस तरह की जांच जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरे और मेमोरी कार्ड शामिल होते हैं, उसमें समय लगता है और इसके लिए बेहद कुशल लोगों की टीम चाहिए जो वहां जाकर उस जानकारी को निकाल सके। मुझे यकीन है वे यही कर रहे हैं। शायद यही उनकी जांच का मुख्य बिंदु है। ये उम्मीद है कि इससे उन्हें किसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। और फिर वहां से वे क्या करते हैं, आप जानते हैं? कोस्ट गार्ड सतह पर खोज जैसी चीजें करेगा, जैसे वे खोज और बचाव अभियानों में करते हैं, जहां वे मौसम की जानकारी और डेटा लेंगे जो धाराओं और ज्वार, हवाओं, मौसम के पैटर्न पर आधारित होगा। उनका मानना है कि अगर वह सतह पर तैरे तो कहां जा सकता है और वे इसमें बहुत अच्छे हैं। और फिर एक पानी के नीचे के नजरिए से देखें तो आप जानते हैं वो चीजें उतनी नहीं हिलती। आप जानते हैं जो भी चीज नीचे है वहीं रहने की संभावना है। और मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं कि जो टीम मैं यहां फ्लोरिडा में चलाता हूं, हमने कोस्ट गार्ड के लिए डाइव्स की हैं क्योंकि हमारे इलाके में उनके पास गोताखोर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वे जरूरत के हिसाब से ग्रुप और लोगों को बुलाएंगे ताकि पानी के नीचे का काम या जांच की जा सके कि वहां कुछ ऐसा है जिससे पता चले कि वो कभी वहां थी। अगर आपको कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज से कॉल आता है और वे कहते हैं, अरे एलेक्स, हम तुम्हें बहामास भेजने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर डाइव करो और खोजो कि क्या कुछ मिल सकता है। मुझसे बताओ कि जब तुम्हें ऐसा कॉल आता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है और तुम्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, मेरा मानना है कि सबसे पहली चीज है टीम को इकट्ठा करना, है ना? तो सही लोगों को एक साथ लाना जरूरी है। मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे गोताखोर हैं और चीजें ढूंढने में बहुत माहिर है। ये सब ट्रेनिंग और अनुभव से आता है। तो टीम इकट्ठा करने के बाद हमें क्या साथ ले जाना चाहिए? जैसे आप जानते हैं, जब इलाके की जानकारी नहीं होती तो पानी के भीतर गोताखोरों को आगे बढ़ाने वाले उपकरण जैसी चीजें मदद करती हैं, जिससे हम कम मेहनत में बड़े स्तर पर खोज सकते हैं। तो आप अपनी हवा उतनी जल्दी खत्म नहीं कर रहे होते जितना पैरों से तैरने में होता है। और फिर वहां पहुंचकर इलाके और पानी का जायजा लेना और देखना कि आपको किस चीज से निपटना है। फिर योजना बनाएं। हम यहां खोज कैसे करेंगे? क्या हम शायद इसे ग्रिड में बांटकर एक एक सेक्शन को एक एक करके खोजेंगे और टुकड़ा टुकड़ा करके हटाते हुए उस ग्रिड को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे दायरा बढ़ाएंगे जब तक, आप जानते हैं, हम हर संभव कोशिश नहीं कर लेते, आप जानते हैं, कि इस केस से जुड़ा कोई भी सबूत मिल सके। ये एक चुनौती होने वाली है। हालांकि मेरा मतलब है, जैसा कि हमने बताया, अब 8 हफ्ते बीत चुके हैं। मेरा मतलब है कुछ भी मिलने की संभावना
मेरा मतलब है ऐसे केस में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ मिलने की संभावना है। लिनेट अभी भी पानी के नीचे हो सकती है। ऐसा होना संभव है। हमने लेसी पीटरसन केस में ऐसा देखा था। हालांकि जलमार्ग अलग था। हाँ, बिल्कुल। हालात अलग थे। वे मानते थे कि उस मामले में उसे वजन से बांधा गया था। हमें इस मामले की सभी परिस्थितियों की जानकारी नहीं है। हमारे पास ब्रायन हुकर की कहानी है और बस इतना ही हमें पता है। हमें नहीं पता कि यहाँ और क्या हो सकता था। हमारे पास सिर्फ अटकलें और संदेह हैं कि क्या हुआ होगा। तो मेरा मतलब है, कितनी संभावना है कि वो अब भी पानी के नीचे है और वे कुछ पाएंगे? ये कहना वाकई मुश्किल है। हाँ, आप सही कह रही हैं। इस जांच में समय ने कुछ भी ढूंढने में मदद नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि वह चीज वहां नहीं है, लेकिन काम आसान नहीं हुआ। मेरा मतलब है, इस समय गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री पानी में आप हड्डियां ढूंढ रहे होंगे, कुछ और नहीं। अगर 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 उसे कहीं और नहीं ले जाया गया, या अगर सच में वह पानी में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। हमने लेकिन ये लेसी पीटरसन के मामले वाले जल क्षेत्र से अलग है। हमने यहाँ 50 साल पुराने अनसुलझे मामलों पर काम किया है, जहां पीड़ितों की हड्डियां और अवशेष नहर में मिले। वे कहीं और नहीं जा सकते थे। वे एक कार के अंदर थे और एक तरह से उसी में बंद थे। लेकिन यह असंभव नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से और भी ज्यादा मुश्किल है। ये भी एक संभावना है कि ब्रायन हुकर की कहानी बस सच नहीं है। तो बिल्कुल हाँ। वो जरूरी नहीं कि पानी में हो, कहीं और भी हो सकती है। हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें शक है कि वो पानी में है, तभी गोताखोरों को फिर भेज रही हैं। क्या वो सिर्फ उस इलाके को खोज के दायरे से बाहर कर रहे हैं? मुझे लगता है आप पूरी क्षमता से हर संभावना खत्म करना चाहेंगे। मैं जानता हूं, लोग निराश हैं। मैं जानता हूं कि हर कोई जवाब चाहता है, और इसलिए मुझे लगता है कि कानून प्रवर्तन की जांच के नजरिए से आप हर पहलू को पूरी तरह से खंगालना चाहेंगे, ताकि आप कह सकें कि आपने जो कुछ भी कर सकते थे, सब कुछ किया है। मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे समझ नहीं आता कि आप बहामास में जमीन पर कुछ क्यों करते, जहां छोटे-छोटे द्वीपों की श्रृंखला है और ज्यादा जगह नहीं है, जैसे कि किसी को दफनाना या ऐसा कुछ। वो तो कहीं और करना ज्यादा आसान होता। मेरा अनुभव है कि फ्लोरिडा में लोग किसी चीज, खासकर अपराध में इस्तेमाल बंदूक, से छुटकारा पाने के लिए उसे झील या नहर में फेंक देते हैं, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है और शुरू करने के लिए अच्छी जगह है, और वो जानकारी सटीक है, तो आपके पास चीजें वापस पाने की अच्छी संभावना है। जीपीएस लोकेशन अच्छी है, ये शुरुआत करने की जगह देती है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य स्थान बताती है। आप जानते हैं, ये बात अलग है कि मुझे पता है ये यहीं था। कई बार लोग कहते हैं, मैं यहां खड़ा था, वहीं फेंका था। और जब हम 10 फीट गहरे पानी में जाते हैं, जहां कुछ दिखता नहीं, वो वहीं मिल जाता है, बिल्कुल नहीं हिला। आप जानते हैं, अगर वो ऊपर तैर आईं, ऐसा हुआ हो, तो फिर उन पर और भी तरह तरह की चीजों का असर पड़ सकता था। गल्फ स्ट्रीम और बाकी चीजों के साथ वो इलाका बहुत बड़ा है। और आप जानते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है। यहाँ पर ब्रायन हुकर और लिनेट के डिंगी पर निकलने और फिर जब उन्होंने उसके लापता होने की सूचना दी, उसके बीच कई घंटों का अंतर था। आप जानते हैं, उस घटना की रिपोर्ट की गई कि वो लापता थी, यानी ये एक आपात स्थिति थी। तो यहाँ एक और संभावना है। आप जानते हैं, मैं उसे संदेह का लाभ देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो भार के कारण नीचे ही हो। ये भी एक संभावना है। ये संभव है, और मेरा मानना है कि आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास जो आखिरी ज्ञात जीपीएस लोकेशन है, वहां एक पिन लगाएं। समय सीमा लें। उस समय सीमा में आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं, उसे एक धागे से मापें और एक बड़ा गोला बना दें। उस गोले के अंदर कहीं वो घटना हो सकती थी। ये बहुत बड़ा है। ये 9 घंटे का समय है,
और अगर आप एक सेलबोट पर हैं जो 6 नॉट्स की रफ्तार से चलती है, मान लीजिए मोटर पावर पर, तो ये बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन वही आपकी शुरुआत का बिंदु है। और फिर आप जानते हैं, वहां से बाहर की ओर काम करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा संसाधन और समय लगेगा। और आप जानते हैं कि वही काम है। आप जानते हैं कि आप वही करने के लिए वहां हैं। मुझे विश्वास है कि वे कभी न कभी इसे बंद घोषित करेंगे और जो उनके पास है उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन समस्या का एक हिस्सा यह है कि यह इतना बड़ा इलाका है जिसे कवर करना है। डाइव करने से पहले साइड स्कैन सोनार का इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है? या ऐसी स्थिति में वो काम नहीं करेगा? नहीं, मेरा मतलब है 2 महीने पहले शायद। सोनार, आप जानते हैं, सोनार बहुत अच्छा है। ये एक बेहतरीन उपकरण है। बड़े खुले पानी में लोगों को ढूंढने की बजाय बड़े वस्तुओं को ढूंढने के लिए ये कहीं बेहतर है। अगर आप किसी नहर में साइड स्कैन सोनार के साथ हैं, तो वो अलग बात है। वो बहुत सीमित जगह होती है और उस स्थिति में छवि स्क्रीन पर साफ दिख जाती है। खुले समुद्र में साइड स्कैन सोनार के साथ खोज करने पर यह उतना उपयोगी नहीं होता। और एक बात यह है कि सोनार से आपको कठोर वस्तु से बेहतर रिटर्न मिलता है, जैसे कि धातु, कार, नाव या कोई डूबी हुई चीज। इससे आपको बहुत तेज और साफ रिटर्न मिलता है। सोनार इंसानी शरीर से अच्छा रिटर्न नहीं देता, खासकर 2 महीने बाद। शुरुआत में हां, लेकिन अगर आपने सोनार के साथ काम नहीं किया तो आपको साफ नहीं दिखेगा कि वहां इंसान है। कभी-कभी तो बस हल्का सा ही दिखता है। चीज बाकी चीजों से अलग दिखती है और आप सोचते हैं, ये क्या है? फिर भी आपको गोताखोर भेजना पड़ता है ये जांचने के लिए कि ये वही है या कुछ और। मुझे नहीं लगता कि इस समय साइड स्कैन सोनार आपके काम आएगा। मैं ये देखना चाहूंगी कि इससे क्या निकलता है, अगर कुछ निकलता भी है। और एलेक्स, मुझे पता है कि आपको भी इसमें दिलचस्पी होगी। मैं भी चाहूंगा, आप जानते हैं, मैं नहीं। मैं जांच में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन मैं सीजीएस को जानता हूं और पहले उनके साथ काम कर चुका हूं। वे एक बेहद प्रतिभाशाली समूह है। वे जानते हैं कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि वे समझते हैं कि यह एक कठिन काम होने वाला है। और लेकिन आप जानते हैं, यह किया जा सकता है। बस इसमें बहुत सहयोग और कड़ी मेहनत लगेगी। मुझे पता है वे तैयार हैं, लेकिन यह गोताखोरों और जांचकर्ताओं के लिए चुनौती होगी। कोई शक नहीं, मेरा मतलब है 2 महीने हो गए हैं, जैसा कि मैंने कहा, और जैसा कि आप जानती हैं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपका समय। ये मेरा सौभाग्य रहा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर किसी के पास लिनेट हुकर की गुमशुदगी की जानकारी है, तो वो कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेटिव यूनिट से संपर्क करे। लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अंजुनेट लेवी हूँ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।